कहानी की शुरुआत होती है जहाँ पर हमें 55 साल आगे का समय दिखाया जाता है, जहाँ पर हमें इस ब्यूटीफुल वर्ल्ड का एक खतरनाक सा नजारा दिखाया जाता है। पूरी की पूरी दुनिया नष्ट हो चुकी है। चारों तरफ की जमीन बिल्कुल बंजर नजर आ रही है। पेड़ों का तो जैसे नामो निशान नहीं है। और तो और हर दिन इंसानों के मरने की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। दरअसल ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि पिछले 5 सालों के कंपैरिजन में 10 डिग्री ज्यादा बढ़ चुका है। और अगर इस समय की बात करें तो हमारा टेम्परेचर अभी 2 डिग्री बढ़ा हुआ है। ये मैंने इसलिए बताया ताकि आप कहानी को अच्छे से रिलेट कर पाएं। लोगों ने गर्मी और धूप से बचने के लिए अपने मुंह पर कपड़ा बांध रखा है ताकि सूरज की किरणें डायरेक्ट इन पर ना पड़े, क्योंकि अगर सनरेज डायरेक्टली बॉडी पर पड़ी तो ये जलकर भस्म हो जाएंगे। खाने के लिए तो सारे के सारे पेड़ ही सूख चुके हैं और यही वजह है कि इस समय इंसान नरभक्षी बन चुका है, यानी कि अपनी भूख मिटाने के लिए इंसान ही इंसान को मारकर खाने को मजबूर है। और इसी भयानक मंजर में हम 3 सर्वाइवर्स को देखते हैं और ये तीनों इस वक्त एक कार में हैं। कार ही इनका घर है क्योंकि इनका घर तो पूरी तरीके से तबाह हो चुका है। कार में बैठी 2 लड़कियां जो कि दोनों सगी बहनें हैं, जिनमें से एक का नाम कोरा है और दूसरे का मैरी, और इनके साथ में है एक लड़का जिसका नाम फिलिप्स है। फिलिप्स मैरी का ही पार्टनर है। ये तीनों एक साथ मिलकर यहाँ पर सरवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल इन तीनों को अभी अभी ये खबर मिली है कि कुछ ही दूरी पर एक पहाड़ है जहाँ पर अब भी बहुत से इंसान जिंदा हैं और तो और वहाँ पर खाने और पीने की भी चीजें हैं। खबर मिलते ही ये तीनों उसी ओर जा रहे हैं ताकि ये भी अपने आप को सुरक्षित कर पाएं। कुछ दूरी चलने के बाद रास्ते में उनका फ्यूल खत्म होने लगता है। फिलिप्स एक जगह गाड़ी को रोकता है और गाड़ी से उतरकर फ्यूल डालने लगता है। उस समय वहाँ का मंजर बहुत खतरनाक नजर आ रहा था। तभी हमें आसमान में उड़ते हुए पंछी नजर आते हैं। पंछी के जिंदा होने का ये अच्छा संकेत था कि शायद वो उसी पहाड़ के करीब आ चुके हैं। इधर फिलिप्स गाड़ी में फ्यूल डालने लगता है, वहीं दोनों बहनें उतरकर फटाफट ग्रोसरी शॉप में चली जाती हैं ताकि वो वहाँ से खाने और पीने का सामान इकट्ठा कर पाए। इतने में ही मैरी अपनी कार की तरफ झांकती है तो वो क्या देखती है कि एक आदमी उनकी कार से कुछ सामान चुरा रहा है। वो उनकी कार में कुछ ढूंढ रहा है। ये देखते ही मैरी जोर से चिल्लाती है। वो आदमी मैरी को चिल्लाते देख फटाफट ग्रोसरी स्टोर में पहुंच जाता है और वहाँ पर कोरा को चाकू की नोक पर पकड़ लेता है। इधर मैरी की आवाज सुनकर फिलिप्स भी वहीं पर पहुँच जाता है। वहाँ पहुँचते ही फिलिप्स झट से आदमी पर हमला करता है। यहाँ पर दोनों के बीच भयंकर लड़ाई होती है। ये दोनों एक दूसरे को मारने पर उतारू थे, लेकिन इनमें से कोई भी हार मानने को तैयार नहीं। लेकिन जल्द ही दोनों ने समझौता कर एक दूसरे को छोड़ने का फैसला किया। तभी वो स्ट्रेंजर अपना नाम जॉन बताता है और फिलिप से कहता है, मैं एक कार मैकेनिक हूँ। मैंने तुम्हारी कार को चेक किया है, वो ज्यादा दूर नहीं चल सकती। तुम कुछ ही दूर चलोगे वो ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगी, क्योंकि बाहर धूप में खड़ी रहने की वजह से उसका इंजन पूरी तरह से डैमेज हो चुका है। वो फिलिप्स को लालच देते हुए कहता है, मैं तो एक मैकेनिक हूँ, मैं तुम्हारी कार को ठीक कर सकता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है, मैं बहुत भूखा हूँ, मुझे खाने पीने का सामान चाहिए। मंजूर है तो बताओ। फिलिप्स के पास कोई रास्ता नहीं था क्योंकि एकमात्र गाड़ी ही तो है जो कि उसका सहारा है, इसीलिए वो उसकी शर्त को मान लेता है। जॉन पहले तो मजे से बैठकर खाता है और फिर जाकर इनकी गाड़ी को ठीक कर देता है। लेकिन गाड़ी को ठीक करने के बाद भी वो उससे कहता है कि मुझे नहीं पता कि ये कितनी देर चल पाएगी। मैंने फिलहाल अभी के लिए तो इसे रिपेयर कर दिया है, लेकिन मुझे पता है कि आगे जाते ही इसमें कुछ न कुछ जरूर डैमेज हो जाएगा। अगर कोई तुम्हें रास्ते में कार मिलेगी तो तुम मुझसे अपनी कार को बदल लेना ताकि तुम्हें आगे का सफर तय करने में आसानी हो सके। तभी फिलिप्स के दिमाग में एक आइडिया आता है कि तुम तो मैकेनिक हो, क्या तुम हमें ज्वाइन कर सकते हो, तुम भी हमारे साथ चलो। और कहीं न कहीं मन ही मन जॉन तो ये चाहता ही था। उसके दिमाग में पहले से ही चल रहा था कि वो इन लोगों के साथ आ जाए। जॉन उनके साथ तो आ जाता है, लेकिन इस बात से दोनों बहनें बिल्कुल खुश नहीं थी। उन्हें जॉन को अपने साथ ले जाना बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा था, लेकिन वो कर भी क्या सकती हैं, उनकी भी तो मजबूरी है। अब वो चारों फटाफट गाड़ी में बैठकर पहाड़ों की ओर निकल जाते हैं। मीलों दूर चलने के बाद रास्ते में इन्हें एक क्रेन पड़ी हुई मिलती है जिसने रास्ते को पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया था। चारों गाड़ी से उतरते हैं और क्रेन को साइड से हटाने लगते हैं। तभी इनकी नजर कुछ ही दूरी पर गिरी हुई कार पर पड़ती है। देखकर तो मानो ऐसा लग रहा है कि ये एक्सीडेंट अभी जल्द ही हुआ है, शायद उन्हें इस कार से कुछ जरूरत का सामान मिल जाए। ये सोचते ही फिलिप्स और जॉन कार के पास पहुँच जाते हैं और फाइनली उन्हें वहाँ खाने पीने का सामान
सामान भी मिल जाता है। देखते ही देखते रात हो चुकी थी। रात में ये अपना सफर तय नहीं कर सकते और तो और लोग रात को ही एक दूसरे को मार कर खाते हैं। फिलिप्स जो कि कार में इस समय नीचे सामान लेने के लिए गया है, वो वॉकी टॉकी के थ्रू मैरी से कहता है, मैरी ऊपर से कंटेनर ले आओ, मुझे यहाँ पर पानी स्टोर करना है। ये सुनते ही मैरी फिलिप्स से कहती है, मैं अपनी बहन को अकेला छोड़कर बिल्कुल नहीं आऊंगी। कोरा यहाँ पर अकेली है। फिलिप्स उसे बार बार कन्विंस करने की कोशिश करता है लेकिन हर बार वो मना कर देती है। ये बात सुनते ही कोरा गाड़ी से बाहर निकलती है। गुस्सा होकर मैरी से कहती है, मैं कोई छोटी बच्ची हूँ क्या, मैं अपना ध्यान खुद रख सकती हूँ। तुम्हें तो फिलिप्स की बात सुननी चाहिए, आखिरकार वो हम सबकी मदद ही तो कर रहा है। अपनी बहन के मुँह से इतने गुस्से वाले वर्ड सुनकर मैरी को भी गुस्सा आ जाता है। वो झट से कंटेनर को उठाकर गुस्से में फिलिप्स की तरफ चली जाती है। मैरी अभी अभी बस फिलिप्स के पास पहुंची ही थी कि अचानक से कोरा की चीखने की आवाज आती है। तीनों भागकर फटाफट ऊपर आते हैं। भागते वक्त अचानक से मैरी का पैर एक पत्थर से टकरा जाता है, जिसके चलते वो वहीं गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। थोड़ी देर बाद जब मैरी को होश आता है तो उसे चारों तरफ कोई नजर नहीं आ रहा था, बिल्कुल सन्नाटा पसरा हुआ था। मैरी वहाँ पर किसी को ना पाकर तुरंत उठती है और कार की तरफ भागने लगती है। तभी जॉन और फिलिप्स वहाँ पर आ जाते हैं और उसका मुंह बंद करके पीछे ले आते हैं। अब जॉन मैरी को उसके बेहोश होने के बाद की स्टोरी बताता है कि आखिर वहाँ पर हुआ क्या था। जॉन मैरी को बताता है कि यहाँ पर शिकार करने कुछ लोगों का झुंड आया था। उनकी संख्या बहुत ज्यादा थी और वो लोग ही कोरा को अपने साथ पकड़ कर ले गए। हमें नहीं पता कि आखिर वो कोरा के साथ क्या करेंगे। उनके पास तो हथियार भी थे और अगर मैं और फिलिप्स वहाँ पर जाते तो हम दोनों ही मारे जाते, इसीलिए हम लोग कोरा को नहीं बचा पाए। तभी फिलिप्स कहता है कि मुझे तो ऐसा लगता है कि शायद ये वही इंसान है जो इंसानों को मार कर खाते हैं। ये सुनते ही वो फिलिप्स के गले लगकर रोने लगती है और अपनी बहन कोरा को याद करने लगती है। वो रोते हुए फिलिप्स से कहती है, मुझे किसी भी हाल में कोरा तक पहुंचना है, मुझे अपनी बहन को वापस बचा कर लेकर आना है। नहीं, हम वहाँ नहीं जा सकते, उनकी संख्या बहुत ज्यादा है, हम उनका मुकाबला नहीं कर सकते, तुम्हें मेरी बात को समझना होगा। फिलिप्स बड़ी ही दर्द भरी आवाज में कहता है। तभी जॉन कहता है, हमें पहाड़ों पर चलना होगा, कम से कम वहाँ पर पहुँचकर हम तीनों तो सुरक्षित रह पाएंगे, क्योंकि अगर तुम्हारी बहन को ढूंढने के चक्कर में पड़े तो हम तीनों ही मारे जाएंगे। लेकिन मैरी ने तो जिद पकड़ ली थी, उसने कहा कि मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगी, सबसे पहले मुझे अपनी बहन को ढूंढना है, क्योंकि हमें नहीं पता कि वो मेरी बहन के साथ क्या करेंगे, कहीं वो उसको मार न दे, इससे पहले हमें वहाँ पहुँचना होगा। मैरी की ये जिद देखकर फिलिप्स भी उसे अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहता। तभी जॉन वहीं पर लगे एक टावर पर चढ़कर देखता है जहाँ कहीं दूर से धुआं उठ रहा था। जॉन चिल्लाते हुए कहता है, मुझे पता है तुम्हारी बहन कहाँ है, मैंने देखा है एक जगह से धुआं उठ रहा है और मुझे पता है वो लोग आसपास के ही हैं। शायद ये धुआं जहाँ से निकल रहा है तुम्हारी बहन को वो लोग वहीं पर लेकर गए हैं, हमें वहीं पर चलना चाहिए। ये सुनते ही मैरी की जान में जान आती है और वो तीनों फटाफट निकल पड़ते हैं। वहाँ पहुँचते ही वो लोग छुपकर देखने लगते हैं। तभी मैरी क्या देखती है कि वहाँ पर बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं और सभी शराब पी रहे हैं, बीच में आग जल रही है। वहीं कोरा, जिसको उन लोगों ने जंजीरों से बांध कर रखा हुआ है, वहीं उसकी बहन मदद के लिए जोर जोर से चिल्ला रही है। अब ये तीनों मिलकर कोरा को बचाने के लिए एक प्लान बनाते हैं। जॉन कहता है, मैं पीछे से एक धमाका करूंगा और इतने में ही मौका पाकर फिलिप्स कोरा को बचाकर वापस ले आएगा और मैरी तुम गाड़ी में ही इंतजार करना, पूरी तरह से गेट को खोल कर रखना ताकि हम तीनों तुरंत ही गाड़ी में बैठकर भाग सके। अब बारी थी प्लान को एग्जीक्यूट करने की। जॉन जाकर धमाका करता है लेकिन फिलिप्स तो बहुत डरपोक था। वो कोरा को बचाने के बजाय डरकर वहाँ से खुद ही भाग निकला और वापस आकर कार में बैठ जाता है। तब तक जॉन भी कार में आ चुका था। फिलिप्स मैरी से चिल्लाते हुए कहता है, जल्दी से कार भगाओ, वो लोग हमारे पीछे ही आ रहे हैं, अगर हम एक भी मिनट यहाँ रुके तो मारे जाएंगे। मैरी भी डर के मारे गाड़ी को भगाने लगती है। मैरी कुछ दूर जाने के बाद गाड़ी को रोक देती है और वो वापस कोरा को बचाने का फैसला करती है। लेकिन फिलिप्स तो इस बात के लिए बिल्कुल एग्री नहीं था, वो वापस उस जगह पर बिल्कुल नहीं जाना चाहता। तो मैरी कहती है, ठीक है, हम दोनों को अब अपने रास्ते बदल लेने चाहिए, शायद अब हम तीनों साथ में सरवाइव नहीं कर सकते। मैं अपनी बहन को लिए बिना यहाँ से नहीं जाऊंगी और तुम दोनों को मेरा साथ नहीं देना तो कोई बात नहीं, तुम जा सकते हो। मैरी गाड़ी से उतर जाती है और पैदल ही अपने रास्ते को तय करना शुरू कर देती है। रात बिल्कुल अंधेरी थी, काली घनी और चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। वो रास्ते में चलती चली जा रही थी, तभी सामने उसे एक रेलवे ट्रैक दिखाई देता है और उसी रेलवे ट्रैक पर उसे कोरा का बैग मिलता है जिसमें एक तस्वीर थी उसके और कोरा के बचपन की फोटोग्राफ, जिसे वो देखकर बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है। वो कोरा को बहुत सालों से अकेले ही पाल रही है, इतने सालों में उसने कोरा को खरोच तक नहीं आने दी, लेकिन आज उसकी एक नादानी की वजह से कोरा मुसीबत में पड़ गई। वो अपने आप को गुस्सा करते हुए कहने लगती है
कि उसे कोरा को अकेले छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। मैरी इन्हीं सारी उलझनों में डूबी हुई थी कि तभी उसे सामने से आता हुआ एक शैडो दिखाई देता है। मैरी घबराने लगती है क्योंकि उसके पास तो कोई हथियार भी नहीं था। उसके सामने कोरा का चेहरा आने लगता है क्योंकि अगर उसे कुछ हो गया तो कोरा को कौन बचाएगा। वो आदमी लगातार मैरी के पास बढ़ता जा रहा था। मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता, फिलिप्स कहता है, यानी कि वो शैडो किसी और का नहीं बल्कि फिलिप्स का था। आखिर तुम लंगड़ा कर क्यों चल रहे हो? मैं जॉन को तुम्हारी मदद के लिए वापस लाना चाहता था, लेकिन वो गाड़ी को लेकर निकल गया और इसी झड़प में मेरे पैर में चोट लग गई है। इतना कहते ही वो दोनों अपने आगे का रास्ता तय करना शुरू कर देते हैं। वो रात भर उस टनल को क्रॉस करते रहते हैं और जब टनल से बाहर निकलते हैं तब तक सुबह हो चुकी थी। टनल से बाहर निकलते ही वो क्या देखते हैं कि बाहर का तापमान बहुत हाई है। अगर कोई बीमार इंसान बाहर धूप में निकला तो वो तुरंत ही मारा जाएगा और फिलिप्स तो बिल्कुल भी चलने के काबिल ही नहीं था। उसकी तबीयत लगातार बिगड़ती जा रही थी। वो मैरी से कहता है कि आगे का सफर शायद तुम्हें अकेले ही तय करना पड़े क्योंकि मैं अब बिल्कुल चलने के काबिल नहीं। ठीक है, मैं अभी तो यहाँ से जाती हूँ, लेकिन जल्दी तुम्हारे लिए कोई मदद लेकर आऊंगी। तुम कहीं भी मत जाना, बस यहीं रुकना, मेरा इंतजार करना। तभी फिलिप्स उसे अपना शर्ट देता है ताकि वो अपनी बॉडी को अच्छे से कवर कर सके। मैरी जल्दी से अपने आप को सबसे पहले पूरा कवर करती है ताकि वो इस टेम्परेचर में अपने आप को सुरक्षित रख पाए। अब वो अपने सफर में लगातार आगे बढ़ती जा रही थी। रास्ते में चलते चलते उसे एक चर्च नजर आता है जो कि पूरा खाली था। बाहर के टेम्परेचर से बचने के लिए वो झट से चर्च के अंदर चली जाती है और बैठते ही नीचे लेट जाती है और वहाँ लेटते ही उसको नींद आ जाती है क्योंकि इस वक्त तक वो बहुत थक चुकी थी। थोड़ी देर सोने के बाद जैसे ही मैरी की आँख खुलती है वो अपने सामने एक लेडी को देखती है। वो लेडी अपना नाम एंजेलिना बताती है और वो उसे पीने के लिए पानी भी देती है। एंजेलिना कहती है, मैं भी तुम्हारी तरह एक सर्वाइवर हूँ और इस जद्दोजहद से जूझ रही हूँ। एंजेलिना मैरी से कहती है, तुम्हें मेरे साथ चलना चाहिए क्योंकि ये जगह तुम्हारे लिए बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। एंजेलिना बड़े ही भोलेपन से सब बोल रही थी। मैरी को एंजेलिना की बातों में सच्चाई नजर आ रही थी और तो और वो बहुत भूखी और प्यासी थी। इस वक्त उसे एंजेलिना के साथ ही जाना चाहिए, ये सोचकर वो उसके साथ निकल पड़ती है। रास्ते में जाते हुए मैरी उसे अपने फ्रेंड फिलिप्स के बारे में भी बताती है और उस जगह के बारे में भी बताती है जहाँ पर फिलिप्स है। वो उससे कहती है, मेरे फ्रेंड को मदद की जरूरत है, मुझे जल्दी अपनी बहन को बचाकर वापस उसके पास पहुँचना होगा। एंजेलिना के घर पहुँचते ही मैरी उसके पूरे परिवार से मिलती है। वो इन सबसे मिलकर बहुत खुश थी क्योंकि बहुत दिनों बाद वो भरे पूरे परिवार से मिली है। वो मन ही मन सोचने लगती है, चलो कुछ तो इंसान जिंदा है और इनमें कितनी इंसानियत है, कम से कम ये दूसरों की मदद करना जानते हैं। लेकिन क्या मैरी का इतना विश्वास करना सही था? अब ये तो कहानी में आगे पता चलेगा। उसे खाने के लिए बढ़िया और भरपेट खाना दिया जाता है जिसे खाकर वो बहुत खुश हो गई और कमरे में जाते ही वो सो जाती है क्योंकि आज बड़े दिनों बाद उसने इतना भरपेट खाना खाया था। सुबह होते ही उसकी आँख खुलती है जहाँ पर वो दरवाजे को बाहर से लॉक पाती है। वो बहुत चीखती चिल्लाती है लेकिन बाहर से कोई भी उसकी बातों का जवाब नहीं दे रहा था। तभी मैरी को बाहर से फिलिप्स और कोरा की आवाज सुनाई दे रही थी। दरअसल ये लोग कोई और नहीं बल्कि वही लोग हैं जिन्होंने कोरा को पकड़ा हुआ था और अब इन्होंने फिलिप्स को भी पकड़ लिया और उसे उठाकर यहाँ ले आए क्योंकि रास्ते में चलते हुए एंजेलिना को मैरी ने फिलिप्स के बारे में बताया था और शायद उसी के चलते उन्होंने फिलिप्स को भी पकड़ लिया। इतने में ही एंजेलिना डोर को खोलती है और मैरी को कुछ ड्रेसेस देती है और उसे जल्द से जल्द नीचे पहन कर आने के लिए कहती है। लेकिन जाने से पहले एंजेलिना ने कोरा को भी उसी रूम में लॉक कर दिया जिस रूम में मैरी थी। अपनी बहन को सुरक्षित देखकर मैरी की खुशी का तो ठिकाना नहीं रहा। वो उसे देखते ही झट से गले से लगा लेती है। मैरी समझ चुकी थी कि ये लोग बहुत खतरनाक हैं और अगर इस वक्त ये दोनों यहाँ से नहीं भागे तो कभी नहीं भाग पाएंगे। वो झट से कोरा को एक आइडिया देती है और दोनों वहाँ रखे कपड़ों को जोड़कर एक रस्सी बनाने लगते हैं ताकि वो इस रस्सी के थ्रू यहाँ से भाग पाए। इतने में ही एंजेलिना का बेटा वहाँ पर आ जाता है और वो इन दोनों को देख लेता है, लेकिन मैरी बड़ी ही चालाकी से उसका ध्यान भटकाने लगती है। वो उसके सामने बैठकर प्यारी प्यारी बातें करने लगती है और उसकी तारीफों के पुल बांध देती है। वो मैरी की बातों को सुनकर उसी में मगन हो जाता है। इतने में ही कोरा पीछे से एक वेपन लेकर आती है और इस पर जोर से वार करती है। वो तुरंत ही बेहोश होकर वहीं गिर जाता है। अब वो बिना देर के हुए खिड़की से रस्सी को लटकाती है और कोरा को नीचे भेज देती है।
वो कोरा से कहती है तुम बाहर ही इंतजार करना, मैं जल्द ही वहाँ पहुँच जाऊंगी, तुम बिल्कुल परेशान मत होना। अब वो एंजेलिना की दी गई ड्रेस को पहनकर बाहर आ जाती है। दरअसल मैरी फिलिप्स को भी बचाना चाहती थी, तो इसीलिए उसने एंजेलिना की बात मानने का फैसला किया। मैरी को अपनी बात मानते हुए देखकर एंजेलिना खुश हो जाती है और उससे अपने साथ खाने पर बुलाती है। आज इस फैमिली ने किसी इंसान का मांस पकाया हुआ था। अपने सामने रखी प्लेट में इस तरह की चीज देखकर मैरी का मन अजीब सा हो जाता है और वो प्लेट को तुरंत ही वहाँ से फेंक देती है। इधर कमरे में पड़ा एंजेलिना का बेटा, जिसको होश आ चुका था, वो तुरंत ही बाहर आता है और मैरी को देखते ही आग बबूला हो जाता है। वो उसे बहुत मारता है और एक बार फिर से उसे कमरे में लॉक कर देता है। उसने मैरी को उसी कमरे में बंद किया जहाँ पर फिलिप्स था। फिलिप्स की बॉडी आधी हो चुकी थी क्योंकि आधी तो इस परिवार ने पकाकर खा डाली। फिलिप्स की ये हालत देखकर मैरी बहुत घबरा जाती है। उसे समझ आ चुका था कि उसके साथ भी ऐसा ही होने वाला है, इसलिए उसे कैसे भी करके यहाँ से निकलना होगा। उसने बड़े ही चालाकी से डिनर टेबल पर रखे चाकू को उठा लिया था और अब वो उसी की मदद से अपने हाथों में बंधे कपड़े को काट देती है। वो वहाँ से निकलकर दूसरे रूम में छुप जाती है। वहाँ का नजारा तो बहुत भयानक था। उस कमरे में बहुत से इंसानों को कैद किया गया था ताकि उन्हें समय आने पर काटकर खाया जा सके। उसी कमरे में मैरी को जॉन भी मिलता है। जॉन को भी इन लोगों ने पकड़ लिया था और उसे यहाँ कैद कर दिया। मैरी जल्दी से उस दरवाजे को खोल देती है। लॉक खोलते ही वहाँ कैद आदमी भागने लगते हैं। कुछ तो बिना कपड़ों के ही भागने लगे, लेकिन बिना कपड़ों के वो इस धूप में सरवाइव नहीं कर पाए और भागते भागते इस खतरनाक टेम्परेचर में वहीं मारे गए। वहाँ से निकलते हुए मैरी क्या देखती है कि एक बार फिर से इन लोगों ने कोरा को पकड़ लिया है। तभी एंजेलिना मैरी के सामने आ जाती है और वो उससे कहती है कि अगर मैं चाहती तो उसी रात तुम्हें मारकर खा सकती थी, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। मैं तुम्हें अपने परिवार का हिस्सा बनाना चाहती थी, लेकिन तुम तो बाकी इंसानों जैसी निकली। तभी मैरी ने चाकू निकाला और झट से एंजेलिना के पेट में भोंक देती है, जिसके कारण वो वहीं गिर जाती है। तभी एंजेलिना का बेटा पीछे से आ जाता है, जिसने कोरा को पकड़ रखा था। माँ के जमीन पर गिरते ही वो माँ की तरफ भागता है और कोरा को छोड़ देता है। इतने में ही मैरी भागकर कोरा के पास जाती है और उसका हाथ पकड़कर दोनों वहाँ से भाग निकलते हैं। आगे चलते चलते इन्हें जॉन भी मिल जाता है और एक बार फिर से तीनों अपना सफर साथ में शुरू करते हैं। कई दिनों के सफर के बाद आखिरकार ये तीनों उन पहाड़ों पर पहुंच चुके थे, जहां पर पहाड़ों से पीने लायक पानी निकल रहा था और ऊपर उड़ रहे पंछियों के भी चहचहाने की आवाज आ रही थी। लेकिन जैसे जैसे ये तीनों पहाड़ों के ऊपर चढ़ते जाते हैं, वो जगह भी पूरी तरह से वीरान और बंजर नजर आती है। लेकिन कम से कम यहाँ पर जीने की उम्मीद तो थी। यहाँ पानी था, खाने के लिए कुछ न कुछ फल थे, जिससे ये आगे आने वाले कुछ सालों तक जीवित रह सकते थे। ये देखकर बहुत दुख हो रहा था कि इस पूरी दुनिया में ऐसी कोई जगह नहीं बची जहाँ पर तापमान कम हो और इंसान बहुत सारे। लेकिन फिर भी इन तीनों को पानी को देखकर जीने की एक नई उम्मीद तो मिल चुकी थी। इन तीनों की छोटी सी जीने की उम्मीद को लेकर ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। पानी और इस जगह को देखते ही इन तीनों के चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान थी। दोस्तों, ये कहानी हमें अपने आगे आने वाले भविष्य को दिखा रही है कि अगर हमने पेड़ पौधों को नष्ट किया तो शायद आगे आने वाले दिनों में कुछ ऐसा ही होने वाला है। हमें अपनी पृथ्वी को हरा भरा रखना है, तभी हम अपने आगे आने वाली जिंदगी को सुखपूर्वक जी पाएंगे। तो इसी के साथ विदा लेते हैं आपसे। मिलते हैं जल्द ही एक नई मूवी के साथ। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताइए कि आखिरकार आपको ये मूवी कैसी लगी और ऐसी ही इंटरेस्टिंग स्टोरीज के लिए बने रहिए अनिपल फिल्म्स के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।